हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट उन रिवॉल्ट्स के बारे में देखेंगे जो 1857 से पहले हुआ था, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे उसके बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में मुख्यतः हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि एरिया हो गया, यानी कि वो कहाँ पे हुआ था, उसके लीडर कौन थे, वो रीजन क्या था उसका, यानी कि कारण क्या था, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है सन्यासी रिवॉल्ट। तो सन्यासी रिवॉल्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1763 से 1800 तक है, यानी 1763 से लेके 1800 तक सन्यासी रिवॉल्ट चला। और ये कहाँ पे, इसका उदय कहाँ पे हुआ, तो ये बंगाल और बिहार में इसका उदय हुआ। इसके जो लीडर थे वो मजनू शाह थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है कि जो सन्यासी रिवॉल्ट था उसके लीडर मजनू शाह थे। याद कैसे किया जाए, तो देखिए मजनू जो होते हैं, मजनू लोग तो पता ही है कि ये मस्त मौलिक तरह के इंसान होते हैं, वैसे ही सन्यासी भी क्या होते हैं, मस्त मौलिक तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ से हम एक इंटरलिंक कर सकते हैं कि जो मजनू होते हैं, जो मजनू शाह थे, वो सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड है। इसका रीज़न क्या था कि देखिए 1770 में बंगाल में बहुत बड़े लेवल पे भूखमरी आई थी, जिसको कि अकाल बोल सकते हैं, वो आया था। ठीक है, जिससे कि इकोनॉमिकली बुरी तरह से लोग वहाँ पे प्रभावित हुए थे। तो इस कारण लोगों के अंदर एक गुस्सा था, और उसके ऊपर जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था। और हैवी टैक्स के बाद जो सन्यासी थे वो एक चंदा अपना इकट्ठा करते थे, जो पारंपरिक चंदा होता है। तो अंग्रेजों ने बोला कि अब ये चंदा भी तुम लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। तो इन सब को देखते हुए सन्यासी रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, अब एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक बुक है, नॉवेल बोल सकते हैं, जो कि आनंद मठ उसका नाम है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये सन्यासी रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो आनंद मठ बुक है वो किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जो आनंद मठ है वो किस रिवॉल्ट से रिलेटेड है, यानी उसका संबंध किस विद्रोह से है, तो किस विद्रोह से है, सन्यासी रिवॉल्ट से है। ठीक है, और बाकी आपको टाइम पीरियड तो याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम में टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चुआर विद्रोह। ठीक है, इसका जो एरिया है, यानी ये कहाँ पे उदय हुआ था, तो ये मिदनापुर बंगाल में हुआ था। अभी करंटली मिदनापुर में जो बंगाल है उसमें, बंगाल के इलेक्शन में आप मिदनापुर का नाम बार बार सुन रहे होंगे। तो ये वही एरिया है जहाँ पे चुआर विद्रोह यानी कि चुआर रिवॉल्ट हुआ था। इसका दो फेज था। एक तो पहला फेज जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1766 से लेके 1772 तक हुआ था, और दूसरा जो फेज है वो 1798 से 1799 यानी कि एक साल तक ये चला था। जो इसके लीडर है यानी कि जो इसके नेता हैं वो कौन है, दुर्जन सिंह है। लीडर तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या था, यानी इस रिवॉल्ट के होने का रीजन क्या था, तो पहला रीजन था हाई लैंड रेवेन्यू, और दूसरा रीजन था लॉस ऑफ लैंड राइट्स यानी भूमि अधिकारों का हनन। देखिए, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो उनका मेन एम ही था कि हम भारत को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, लूटपाट सब करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो पहली बार कि वो ट्राइब्स के एरिया में घुस गए, यानी कि ट्राइबल एरिया में घुसने के बाद वहाँ पे जो लैंड राइट्स था उनको लैंड राइट्स छीन लिया गया, किससे, ट्राइब से। और छीनने के बाद वहाँ पे लैंड लॉर्ड्स को, या यूँ कहें कि जमींदारों को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, एक तो उनका ज़मीन भी छीना गया, दूसरी बात उस पर जमींदारों को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, और तीसरी बात कि उस पर हाई लैंड रेवेन्यू भी किससे लिया जाने लगा, ट्राइब से लिया जाने लगा। तो इस वजह से चुआर विद्रोह हुआ। ठीक है, जो कि दो फेज में हुआ था। इसका मेन जो एग्जाम फैक्ट्स है वो क्या है कि ये दो तरह का रिवॉल्ट था, यानी कि इसमें दो पार्टिसिपेंट थे। पहले कौन थे, ट्राइब्स थे, और दूसरा कौन थे, पीजेंट थे। तो ट्राइब्स समझ में आ गया कि ट्राइब्स का जो ज़मीन था वो लिया गया था, और दूसरा ये एग्रीकल्चरल से रिलेटेड था, तो इस वजह से इसको पीजेंट रिवॉल्ट भी बोला जाता है। तो दोनों को मिक्स करके हम इसको बोल सकते हैं कि ट्राइबल पीजेंट रिवॉल्ट, यानी कि आदिवासी और किसान विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक थर्ड है पॉलीगर रिवॉल्ट।
अब देखिए पॉलीगर रिवॉल्ट का टाइमलाइन देख लीजिए 1799 से 1805, यानी कि अप्रॉक्स लगभग ये 6 सालों तक रिवॉल्ट चला था। और जो ये रिवॉल्ट था इसका जो एरिया था, मेन सेंटर था इसका, वो तमिलनाडु था। ठीक है, पॉलीगर रिवॉल्ट का जो मेन सेंटर था वो तमिलनाडु था। और इसके जो लीडर थे वीर पांड्या कट्टाबोम्मन थे। कौन थे? वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। ठीक है, नाम तो आपको याद करना ही होगा क्योंकि यही जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं ये। और इसका जो रीजन था, पहला रीजन क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो क्या चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देने से इनकार कर दिया गया। किसने किया? जो पॉलीगर थे। अभी पता चलेगा कि ये पॉलीगर कौन थे। ठीक है, तो जो पॉलीगर थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि मैं जो टैक्स है या जो भी रेवेन्यू है वो आपको नहीं देने वाला। सेकंड क्या था कि जो ब्रिटिश था, जो अंग्रेज थे, वो जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि उसमें इंटरफियरेंस करने लगे। थर्ड रीजन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हैवी ट्रिब्यूट्स, मतलब हैवी पैसे डिमांड किए कि हमको अच्छा खासा पैसा चाहिए, एंड ट्राई टू एबॉलिश द पावर ऑफ पॉलीगर। और इस वजह से पॉलीगर के पावर को एबॉलिश करना, मतलब खत्म करना का कोशिश किया। कौन? ब्रिटिश। एग्जाम फैक्ट्स में क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये पॉलीगर्स कौन थे? तो पॉलीगर्स थे वहाँ के लोकल मिलिट्री, यानी लोकल मिलिट्री थे, लोकल चीफ बोल सकते हैं आप। ठीक है, नायक बोल सकते हैं, जो कि लोकली वहाँ के थे। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये एग्जाम में 3-4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहला तो ये भी हो सकता है कि आखिर ये जो हिस्ट्री में हम पॉलीगर देखते हैं वो कौन थे। ठीक है, तो ये कौन थे? एक लोकल मिलिट्री थे। सेकेंड, जो पॉलीगर रिवॉल्ट था वो कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में। और इसके लीडर कौन थे? वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। ठीक है, ये रीजन तो लगभग हर रिवॉल्ट का सेम है। ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर म्यूटिनी कब हुआ था? 1806 में। इसका टाइम पीरियड 1806 में। याद रखिएगा, वेल्लोर म्यूटिनी का टाइम पीरियड 1806 में। इसका जो एरिया था वेल्लोर फोर्ट, जो कि तमिलनाडु में, वेल्लोर फोर्ट का जो एरिया है तमिलनाडु के पास, उस जगह पे ये वेल्लोर म्यूटिनी हुआ था। और इसमें कोई ऐसा जो एक सिंगल लीडर ऐसा कोई नहीं था कि जो पूरी तरह उसकी कमान को संभाले। ये एक तरह से क्या था? इंडियन सिपाही म्यूटनी था। इसमें बहुत सारे सोल्जर थे, सिपाही थे, जो कि आपस में एक ग्रुप बना के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसका रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर नई वर्दी लागू की। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला कि अब जो भी भारतीय सैनिक हैं, यानी कि जो इंडियन पुलिस हैं, इंडियन सोल्जर हैं, उनको एक नई वर्दी दी जाएगी। अब उस वर्दी में खासियत कुछ होगा जिससे वो लोग नाराज हुए थे। सोल्जर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वियरिंग मार्क्स। अब यही रीजन था। रीजन क्या था कि उस वर्दी में ऐसा कानून लाया गया था कि जो सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं, वो तिलक नहीं लगाएंगे और पारंपरिक आभूषण नहीं पहनेंगे। जैसे सिख जो टर्बन्स और जैसे कृपाण हो गया, या उनका जो भी हथियार वो लेके चलते हैं, उसको मना कर दिया गया कि वो सब नहीं लगा सकते हैं लोग। तो इस वजह से ये एक इंडियन सिपाही म्यूटनी था, जो कि 1857 वाला भी एक सिपाही म्यूटनी ही माना जाता है, लेकिन उससे पहले ये हुआ था। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परलुएट टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह का पूर्वाभ्यास। यानी इस रिवॉल्ट को देखते हुए लग गया था कि कुछ ऐसी क्रांति आगे होने वाली है जो इससे भी बड़ी होगी, जो कि सिपाही म्यूटनी कहलाएगी, जो कि सिपाहियों का विद्रोह होगा। एग्जाम फैक्ट्स इसका देख लेते हैं। तो इसमें जो ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, यानी इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर दिया था, वो कौन थे? सर रोलो गिलिप्से। इन सबको तो सर बोलने का कोई वो मकसद नहीं है, लेकिन नाम है सर रोलो गिलिप्से। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सिपाही म्यूटनी बिफोर 1857 कौन था? तो ये हो जाएगा वेल्लोर म्यूटनी। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि विच वाज द फर्स्ट सिपाही म्यूटनी ऑफ इंडिया, देन द आंसर विल बी 1857 का रिवॉल्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट सिपाही म्यूटनी बिफोर 1857, यानी 1857 के पहले कौन सा सिपाही म्यूटनी था जो सिपाहियों से विद्रोह में आया, वो कौन था? वेल्लोर म्यूटनी।
ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पाइका रिवेलियन। अब देखिए पाइका रिवेलियन का जो टाइम पीरियड है वो 1817 है। पाइका रिवेलियन का टाइम पीरियड क्या है? 1817, जिसको कि हम हिंदी में पाइका विद्रोह बोल सकते हैं। इसका जो एरिया था वो खुर्द कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। खुर्द नामक जगह पे हुआ था जो कि उड़ीसा में, और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? बख्शी जगबंधु, विद्याधर मोहपात्रा और भ्रमरबर राय। ये जो लोग थे ये इस रिवॉल्ट के मेन लीडर्स थे। और इसमें भी अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएं कि कौन सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर है जो कि तमाम बार एग्जाम में आए हैं, वो हैं बख्शी जगबंधु, ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर। अब इसके रीजन क्या थे? तो देखिए, अंग्रेजों ने पाइकों को कर मुक्त जागीरें छीन ली। पाइकास कौन थे? वो लैंड मिलिशिया थे वहाँ, मतलब ये भी एक तरह से फाइटर्स कम्युनिटी की थी वहाँ पे, ठीक है। ये भी एक तरह से वहाँ पे क्या थे? मिलिट्री, ट्रेडिशनल मिलिट्री थी उड़ीसा में, ठीक है, पाइकास। तो इनको क्या किया गया कि इनको रेंट फ्री लैंड्स दिया गया था कि उस जमीन पे ये लोग अपना खेती करेंगे, जैसे मन वैसे रहेंगे, और बदले में उनको रेंट भी नहीं देना होता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि इस रेंट फ्री लैंड्स को, जिसको कि जागीर बोला जाता है, वो पाइका से छीन लिया गया। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन था कि हैवी लैंड रेवेन्यू और न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज आई। अब ब्रिटिश ने हैवी लैंड रेवेन्यू लगाया, एक तो उनका लैंड छीना, उसके बाद उस पर पूरी तरह से हैवी लैंड रेवेन्यू लगा दिया अपने न्यू रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल प्रिविलेज एंड मिलिट्री स्टेटस। अब जो पाइकास थे वो एक मिलिट्री स्टेटस था उनका, अपने आप को उस एरिया का वर्चस्व उनका था अच्छा खासा, तो उनका जो ट्रेडिशनल प्रिविलेज था, मिलिट्री स्टेटस था, ये सब खत्म हो गया ब्रिटिश के आने से। इसलिए ये लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिए। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कम्युनिटी कौन थी? अभी बताएं, पाइका, जो कि एक ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ उड़ीसा थी, यानी कि उड़ीसा के पारंपरिक सैनिक थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। और बख्शी, जो यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं आप, बख्शी, ये कोई नाम में नहीं है, ये नाम नहीं है, एक तरह का ये क्या है? टाइटल है, जिसको कि कमांडर इन चीफ या सेनापति बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ पाइका रिवेलियन। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वॉर ऑफ सिपॉय म्यूटनी बिफोर 1857, तो जो पीछे अभी बताए हैं वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ, ठीक है। जो कि ये भी था मिलिशिया, यानी कि ये भी मिलिट्री रिलेटेड रिवॉल्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक है कोल रिवॉल्ट, यानी कोल विद्रोह, जो कि 1831 से लेके 1832 के बीच में हुआ था। इसका जो एरिया था, यानी कि ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि अब झारखंड है। छोटा नागपुर प्लेटू जो कि वर्तमान समय में उसको झारखंड बोला जाता है, वहाँ पे हुआ था। इसके जो लीडर तो बहुत थे, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लीडर थे वो बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत। किस रिवॉल्ट के? कोल रिवॉल्ट के। आप लोग थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग की भी कोशिश कीजिएगा। जैसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं, इसको वीडियो ख़त्म होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करिएगा हमने क्या पढ़ा है, क्या बोला है, ठीक है। उससे क्या होगा कि याद करने का क्षमता, कैपेसिटी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, क्षमता नहीं बोले। रीजन क्या था इसका? रीजन था कि ब्रिटिश ने न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अभी हमने पहले देखा है। तो ये तो लगभग हर रिवॉल्ट में एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता था। दूसरा रीजन क्या था कि जो ट्राइबल्स लैंड थे उसको कौन ऑक्युपाई कर लिया? जमींदारों ने ऑक्युपाई कर लिया, मनी लेंडर्स ने ऑक्युपाई कर लिया, और दिकूज ने ऑक्युपाई कर लिया। दिकूज यानी आउटसाइडर्स, यानी जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के नहीं थे, यानी कि जो उस एरिया के लोग नहीं थे, दूसरे एरिया के लोग आए थे, वहाँ पे सेटल हो गए थे। जैसे कि आप ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, और भी बाकी जो कॉलोनीज थी वहाँ पे, वो सब कौन हो जाएंगे? दिकूज। तो इन्होंने क्या किया कि आदिवासियों की भूमि को कब्जा कर लिया, ठीक है। इस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, एग्जाम के लिए एक फैक्ट्स क्या हो जाएगा कि अभी दीकू क्या है? तो दीकू जो शब्द है वो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका अर्थ क्या है? बाहरी शोषक, यानी आउटसाइडर्स, जैसे महाजन हो गए, जमींदार हो गए, गैर आदिवासी लोग हो गए, जिनको क्या बोला गया? दीकू बोला गया। इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक
संथाल रिवॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो जो पहला सन्यासी रिवॉल्ट था वो टॉप पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है और संथाल रिवॉल्ट दूसरे नंबर पे। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1855 से 1856 यानी 1857 की क्रांति के ठीक पहले ये रिवॉल्ट हुआ था। इसका जो क्षेत्र था यानी ये किस एरिया में हुआ था, तो दामिनई को में हुआ था, ठीक है। राजमहल हिल्स जो कि प्रेजेंट डे ये भी झारखंड के पास है, वहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था। और इसके जो लीडर थे वो लीडर कौन थे, ये सारे लीडर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हर लीडर हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन लीडर थे इसके, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चंद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ये जो चारों लोग हैं सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं संथाल रिवॉल्ट के। इसका मेन रीज़न क्या था, तो इसका भी मेन रीज़न था हैवी लैंड एंड डेप्ट बर्डन, जो कि भारी लगान और कर्ज का बोझ था इन लोगों पे। लॉस ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड ट्रेडिशनल राइट्स, फिर से वही बात है कि इनकी जो ट्राइबल्स लैंड्स थी वो भी लॉस हो गई और जिनका ट्रेडिशनल राइट्स पहले मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। थर्ड रीजन क्या था, करप्शन ऑफ पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिशियल, पुलिस और राजस्व अधिकारियों का भ्रष्टाचार। एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल रिवॉल्ट बिफोर 1857 है, इसीलिए बोले थे कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1857 से पहले सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह में से एक था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जिसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया गया था, ठीक है। अब इस समय संथाल परगना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। संथाल परगना मतलब छोटे छोटे क्या हुए, एरिया बनाया गया जिसको बोला गया संथाल परगना, जहाँ से ये जो संथाल रिवॉल्ट था उसको दबा के सप्रेस करके यहाँ से ब्रिटिश ने अपना क्या किया, हुकूमत को और वर्चस्व किया। नेक्स्ट टॉपिक है वहाबी मूवमेंट। ये कब हुआ था, 1830 के बाद हुआ था, यानी 1830 के बाद ये शुरू हुआ। इसका जो एरिया था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो कि फिलहाल आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया, उधर को हुआ था ये, ठीक है। उधर के साथ पटना में भी ये हुआ था, बंगाल पंजाब में भी ये हुआ था। अब सोचने वाली बात है कि ये रिवॉल्ट एक तो साइड वेस्ट में इतना दूर हो रहा है, इधर पटना में, बंगाल में, पंजाब में, इतना ये बिखरा हुआ रिवॉल्ट क्यों है। बाकी जो रिवॉल्ट था एक जगह पे कंसोलिडेटेड था, लेकिन ये इतना बिखरा हुआ क्यों है। तो ये ऐसा था कि ये एक कम्युनिस्ट रिवॉल्ट था ये, ठीक है। ये क्या था, रिलीजियस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलीजियस रिवॉल्ट था इसलिए, ठीक है। इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, सईद अहमद बारावेली। इसके मेन जो लीडर थे कौन थे, सैयद अहमद बारावेली, ठीक है। इसका जो रीजन था, ये रीजन पहला था कि इस्लाम में सुधार लाना, ठीक है। इस्लामिक जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत इनको महसूस हुई। दूसरा रीजन था सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों को समाप्त करना, और थर्ड रीजन था ब्रिटिश विस्तार और विदेशी शासन का विरोध, यानी कि जो फॉरेनर्स आए थे हमारे यहाँ, जैसे ब्रिटिश हो गए, बाकी जो भी हो गए, उनका जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था उसको कंट्रोल करना, उसको ख़त्म करना इनका एक रीजन था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट्स हैं, जैसे इसका नेचर क्या था, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट था। एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, पहला चीज़ ये याद करना है, ठीक है। दो मूवमेंट होता है, एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है और एक वो मूवमेंट होता है जहाँ पे हमको रिफॉर्म नहीं करना है, हमको पूरा का पूरा धर्म ही बदल देना है। एक तो रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है कि जो पहले चीज़ें था हमको फिर से वही चीज़ लाना है, भले वो पीछे बेकार चीज़ें ही क्यों ना हो रिलीजन में, हमको उसी को फिर से लाना है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या होता है कि अगर अभी रिलीजन आपका कुछ बुरा है, बुरा तो रिलीजन नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम क्या करेंगे, उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा वहाबी मूवमेंट क्या था, ये इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट था, जहाँ पे कुछ कमियों को सुधारने की बात होती थी। अब डेथ ऑफ सईद अहमद बारावेली। तो जब डेथ हुआ सईद अहमद बारावेली का तो एक बैटल में होता, वो बैटल कौन था, बैटल ऑफ बालाकोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये शायद ना मिले लेकिन मिल तो जाएगा ही। तो बैटल ऑफ बालाकोट से रिलेटेड क्या है, डेथ ऑफ सईद अहमद बारावेली। लास्ट टॉपिक है आज का, फराइजी मूवमेंट।
यानी फराइजी आंदोलन, ये 1818 के बाद हुआ था। इसका जो एरिया था वो ईस्ट बंगाल था, यानी जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ पे हुआ था ये। इसके लीडर कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह थे, ये फाउंडर थे। यानी कि जो फरेजी मूवमेंट था इसके फाउंडर कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह। लेकिन हाजी शरीतुल्लाह तो फाउंडर बन गए, लेकिन इसको एक्सपेंस कौन किया था? एक्सपेंड इस मूवमेंट को पैन इंडिया लेवल पे, यानी कि जो लोकल एरिया था उससे थोड़ा सा बाहर हटके कौन लेके गया था? तो वो थे दुद्दू मियाँ, जिनको कि हम मोहम्मद मोहसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडर कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह थे, और एक्सपेंड कौन किया था इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को? तो दुद्दू मियाँ और मोहम्मद मोहसिन ने इसका विस्तार किया था। इसका रीज़न क्या था? ये प्योरीफाई इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि ये भी क्या था? इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस में जो इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस थी जिसमें थोड़ा बहुत क्या था, इनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जो कि जिसको हम कुरीतियाँ बोल सकते हैं, अंधविश्वास बोल सकते हैं, उसको ये क्या करना चाहते थे? रिफॉर्म करना चाहते थे। एंड टू प्रोटेक्ट पुअर मुस्लिम पीजेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी गरीब मुस्लिम किसान को जमींदारों एवं नीलहे किसानों के शोषण से बचाना, इनका मेन ये रीज़न था। इसलिए ये रिवॉल्ट, ये मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। एग्जाम फैक्ट्स क्या हो सकता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक रिफॉर्म एंड पीजेंट्स मूवमेंट था। दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ है। ठीक है, पहला क्या कि ये इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट था, और दूसरा पीजेंट मूवमेंट था, यानी कि ये दोनों का क्या था? मिक्सचर था। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। अगर इतना करेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में और इम्पोर्टेंट इशूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।